जब मेरी शादी डेविड से हुई तो मैं जानती थी कि जिंदगी कभी भी एक सीधी और आसान लकीर नहीं होगी। वो एक शानदार इंसान था, मजबूत, मेहरबान और बेहद वफादार। मगर उसकी दुनिया में एक 17 साला बेटा भी था, एथन। एथन की माँ को कैंसर के बायस इंतकाल किए 3 साल गुजर चुके थे, और तब से एथन जैसे अपने अंदर सिमट गया था। वो खामोश, अलग थलग और अपने ही घर में एक साया सा बन चुका था। मैं उनकी जिंदगी में उम्मीद से भरा दिल लेकर आई थी, और एक सच्ची ख्वाहिश कि हम वाकई एक खानदान बन सके। लेकिन सिर्फ उम्मीद से एथन के दिल के गिर्द बनी जज्बाती दीवार नहीं टूट सकती थी। डेविड एक आर्किटेक्ट था, और उसके काम के औकात बहुत लंबे होते थे। इस वजह से हफ्ते के ज्यादातर दिन घर में सिर्फ मैं और एथन होते। हम एक ही घर में रहते, एक ही कमरों में बैठते, एक ही फजा में सांस लेते, मगर गुफ्तगू बहुत कम होती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि हमारे दरमियान फासले कम हो। मैं उसकी पसंदीदा चीजें लाकर रखती, वीडियो गेम्स के बारे में हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करती, यहां तक कि नए स्मार्ट टीवी को सेट करने में भी उसकी मदद ली। मगर एथन के जवाब हमेशा शाइस्ता होते, लेकिन ऐसे जैसे वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हो, हकीकत में जड़ नहीं रहा। फिर सितंबर के वस्त में जब खज़ार दरख्तों को रंगने लगी, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। शुरू में मुझे लगा शायद मैं वहम कर रही हूं। एथन अब ज्यादा वक्त नीचे गुजारने लगा था। जब मैं रात का खाना बनाती, वो सोफे के किनारे बैठा अपने फोन को घोरता रहता। अगर मैं योगा के कपड़ों या बाथरूम में कमरे में आती, तो वो आंख उठाकर देखता, एक खुफिया सा हंकारा या झलक दिखाता, और फिर वापस अपने फोन में बैठ जाता। और फिर एक दिन जब मैंने उसके पसंदीदा किताब उसकी बेड साइड पर देखी, जहां वो अक्सर नहीं रखता था, और उसमें एक पुरानी पोस्ट इठी हुई थी, जैसे वो किसी और जगह से मिल गई हो, तो मुझे लगा कि कोई शय वाकई बदल रही है। इतनी देर से हम दोनों के दरमियान एक पस मंजर में कमजोरी सी पड़ गई थी, मगर उस दिन से एथन की आंखों में पहली बार एक झलक, एक चमक, एक शनासा सा अक्स नजर आने लगा। अब वो जवाब देता था, पहले सादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बामानी। और जब मैंने एक दिन उसे कहा कि क्या वो वाकई बात करना चाहेगा, तो उसने पहली बार सर हिलाया। और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद हम वाकई किसी नए आगाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं आती तो मुझे महसूस होता कि इसकी नजरें एक लम्हे के लिए मेरी तरफ उठती है, फिर फौरन हट जाती हैं, जैसे इसने देखा ही ना हो। ये कोई खुली या नामुनासिब बात नहीं थी, मगर इतना जरूर था कि मेरे जहन में सवाल पैदा होने लगे। क्या ये सिर्फ तजस्सुस था? क्या ये उलझन थी? या फिर सिर्फ एक नौजवान लड़के की उम्र के बदलते जज्बात? एक जुमे की दोपहर मैं जूम कॉल खत्म करके लाउंज में दाखिल हुई, तो मैंने एथन को जल्दी से टीवी के चैनल बदलते देखा। उसकी हरकत इतनी अचानक थी कि मैं चौंक गई। हे, मैंने नर्म लहजे में कहा, क्या देख रहे थे? उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। बस एक हॉरर मूवी थी, बहुत फजूल थी, मुझे लगा आपको पसंद नहीं आएगी। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी ताकि माहौल नॉर्मल रहे। तुम जानते हो, तुम्हारी उम्र में मुझे हॉरर फिल्में बहुत पसंद थीं। अब तो वो मुझे डरावने ख्वाब दे देती है। वो हल्का सा हंसा, मगर उसकी हंसी में तनाव था। जब वो ऊपर जाने के लिए उठा, मैंने देखा कि रिमोट अब भी उसके हाथ में था, और उसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी। शायद वो घबराया हुआ था, शायद वो कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन मैंने मजीद सवाल नहीं किए। नौजवानों को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, और मैं इस हद का एहतराम करना चाहती थी। इस रात जब डेविड की हल्की खराटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, मैं बार बार वो मंजर याद करती रही। पर एक लम्हे के लिए किसी जिस्म की झलक देखी थी, मगर इतनी नहीं कि यकीन से कह सकूं क्या था, लेकिन इतनी जरूर थी कि मेरे दिल में बेचैनी पैदा हो जाए। अगले हफ्ते ऐसे इशारे मजीद बढ़ गए। एक नज़र जो हद से थोड़ी देर ज्यादा ठहर जाती,
एक लम्हे की झझक जब मैं कमरे में दाखिल होती। एक बार मैं सादा टैंक टॉप पहनकर किचन में आई तो मैंने एथन को मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। वो नज़र गलत नहीं थी, बल्कि एक उलझी हुई हैरान सी नज़र थी, वैसी जैसी नौजवान लड़कों की होती है जब वो अपने अंदर के एहसासात को समझने की कोशिश कर रहे हो। हमारी नज़रें मिली और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर वो होमवर्क का बहाना बनाकर जल्दी से वहां से निकल गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना डेविड से ना एथन से। मैं नहीं चाहती थी कि अगर ये कोई बड़ी बात ना हो तो उसे मसला बना दिया जाए। मैंने सोचा शायद ये हार्मोन्स, गम और जवानी की उलझन का मिला जुला असर है। फिर वो मंगल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक खामोश दोपहर थी। मैं अभी वर्जिश की क्लास से वापस आई थी और लॉन्ड्री रूम की तरफ जा रही थी ताकि अपने गीले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल सकूं। एथन को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। उसके शेड्यूल के मुताबिक उसकी क्लासेस 3:30 बजे तक थीं। लेकिन जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरी तो मैंने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ये गैर मामूली बात थी। वो हमेशा दरवाज़ा बंद रखता था। फिर मैं अचानक रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना, सारा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये एथन की आवाज़ थी। वो फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था, वो किसी के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। वो मेरी असली माँ भी नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं अपनी जगह साकित रह गई। मुझे मालूम है ये गलत है, मुझे मालूम है, मगर इस गर्मियों के बाद से ऐसा लगता है जैसे वो हर जगह है और वो जिस तरह घर में घूमती है, जैसे उसे अंदाजा ही नहीं कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। मैं पागल हो रहा हूं। मैं खामोशी से पीछे हट गई। मतली की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं वहां खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसे नहीं मालूम था कि मैंने वो सच्चे कमजोर जज्बात सुन लिए हैं, कि मैं उन इशारों को पहले ही महसूस कर चुकी थी। वो अजीब सी फजा, वो खामोश किशमकश। मैं किचन में वापस आ गई और ठंडे काउंटर के सहारे खड़ी हो गई, अपनी तेज सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए। मैं शदीद उलझन में थी। क्या वो सिर्फ अपने अंदर के पेचीदा एहसासात से लड़ रहा था, या ये ख्यालात अब किसी और शक्ल में बदलने लगे थे जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था? जो भी था, अब मेरे कंधों पर यह भारी हकीकत आ चुकी थी कि मेरे सौतेले बेटे ने जज्बाती तौर पर एक खतरनाक हद अबूर कर ली थी, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल को कैसे संभालो। इस शाम एथन दोबारा अपने पुराने अंदाज में था, खामोश, मुहज़्ज़ब और मोहतात। वो हमारे साथ खाने की मेज पर बैठा, बर्तन उठाने में मदद की और चिकन स्टर फ्राई के लिए दिल से शुक्रिया भी अदा किया। मगर कुछ बदल चुका था, सिर्फ उसके अंदर नहीं, मेरे अंदर भी। मैं वो बातें उन सुनी नहीं कर सकती थी जो मैंने उसके कमरे के बाहर खड़े होकर सुनी थी। मैं ये दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि वो लम्हा कभी हुआ ही नहीं। अगले चंद दिन मैंने बहुत एहतियात से गुजारे, किसी भी बराह रास्त बातचीत से बचते हुए। मैं चाहती थी कि इस मामले को नरमी, समझदारी और एहतियात से संभालो। वो एक नौजवान लड़का था जो गम, जवानी की उलझनों और एक नए खानदान के पेचीदा रिश्तों से लड़ रहा था। आखिरी चीज जो मैं चाहती थी वो ये थी कि उसे शर्मिंदा महसूस करवाऊं या उसके जज्बाती जख्म मजीद गहरे कर दूं। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं होगा। अगले जुमे मैंने फैसला किया कि बात को बहुत एहतियात से छेड़ो। एथन, मैंने बर्तन धोते हुए कहा, क्या मैं तुमसे एक ज़ाती सवाल पूछ सकती हूँ? उसने खाने की मेज पर बैठे हुए फ़ोन से नज़र उठाई। उसके चेहरे पर फौरन एहतियात आ गई। हाँ, पूछें। मैंने गहरी सांस ली। क्या कभी तुम्हें ऐसे जज्बात ने परेशान किया है जिन्हें तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते? उसकी भनवें हल्की सी सुकड़ गई। जैसे एहसासात? हाँ, मैंने सर हिलाते हुए कहा। लोगों के बारे में एहसासात, जिंदगी के बारे में,
या कशिश के बारे में? वो अपनी कुर्सी पर बेआरामी से हिला। अभी शायद, हाँ, कभी कभी। मैंने हाथ खुश्क करते हुए दोबारा सर हिलाया। ये बिल्कुल नॉर्मल है एथन, खास तौर पर इस उम्र में जब इंसान अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा होता है, या जब वो बहुत कुछ झेल चुका हो। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही। हवा में जैसे इन कई बातें तैर रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे किसी से बात करनी चाहिए। इस एक जुमले ने जैसे मेरी सांस रोक दी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो खुद ये बात कहेगा। मैंने नल बंद किया, हाथ अच्छी तरह खुश्क किए और उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गई। एथन, मैंने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, मेरे ख्याल में ये बहुत बहादुरी की बात है और बहुत समझदारी भी। उसने मेरी तरफ देखा, इस बार वाकई देखा, और उसकी आंखों में मुझे शर्मिंदगी, कमजोरी और एक खामोश मदद की पुकार नजर आई। इसी हफ्ते के आखिर में मैंने डेविड से एथन के बारे में बात की। मैंने कहा कि शायद उसे किसी थेरेपिस्ट से बात करने से फायदा हो। मैंने बात को ज्यादातर उसके गम और जज्बाती दबाव के तनाजुर में पेश किया, जो हकीकत भी थी। डेविड फौरन मान गया। हमने एक मकामी थेरेपिस्ट ढूंढा जो नौजवानों के जज्बाती सदमों और खानदानी तब्दीलियों में महारत रखता था। मैंने इस दिन उसकी बातें सुन ली थीं। उसे कभी पता नहीं चला कि मैंने वो नज़रें महसूस की थीं, वो अजीब खामोशी और उसके अंदर की कशमकश को उससे ज्यादा समझ लिया था जितना वो कभी जाहिर करना चाहता था। लेकिन मैंने इस हकीकत को खामोश एहतराम के साथ अपने दिल में रखा, क्योंकि अगरचे उसके ख्यालात उलझन भरी समतों में चले गए थे, उसके आमाल ने कभी कोई नुकसानदेह हद उबूर नहीं की। और बाज़ औकात, खास तौर पर नौजवानी के पेचीदा जज्बात, सिर्फ एक महफूज और समझदार जगह चाहते हैं जहां उन्हें सुलझाया जा सके। 1 साल गुजर गया, फिर 2, दूसरा भी। एथन लंबा हो गया था, उसके कंधे मजबूत हो गए थे, उसके अंदर एहतिमाद वाज़ेह नजर आने लगा था। वो अब ज्यादा खुलकर मुस्कुराता था, और अब वो मुझे सारा ऐसे लहजे में पुकारता था जिसमें फासले की जगह अपनापन था। एक दिन जब वो कॉलेज जाने के लिए अपना सामान लेकर दरवाजे से बाहर निकल रहा था, वो अचानक रोका। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया, उसने भारी आवाज में कहा, यहाँ तक कि इस वक्त भी जब मुझे खुद नहीं मालूम था कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे आने दूं। अब वो कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहा है। वो हर हफ्ते फोन करता है, क्लासेस, रूममेट्स और उस लड़की के बारे में बातें करता है जिसे वो पसंद करता है, और मुझे इस पर फख्र महसूस होता है। इसलिए नहीं कि वो किसी एहसास से बाहर निकल आया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने अंदर की एक मुश्किल हकीकत का सामना किया और बेहतर रास्ता चुना। वो शायद कभी पूरी तरह नहीं जान पाएगा कि हालात कितने नाजुक हो गए थे। उसे नहीं मालूम कि मैंने सब देख लिया था, लेकिन मैं जानती थी